गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 8 नवंबर 2021 से आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। तो आज 8 नवंबर 2021 है और आज से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं रसायन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइंस एंड केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करवाने वाला हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, अगर एक बार आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, इनका रिविजन कर लेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इस चैप्टर से। और अगर आप लोग इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट पहले ही पढ़ा दिया है। तो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। आप वहां से जाकर के इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। अब यहां पे देखिए लिखा है आधुनिक रसायन विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यहां पे है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006, फिर उसके बाद यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में। तो तीसरी बार भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है शीले, ऑप्शन बी दिया है प्रिस्टले, और ऑप्शन सी दिया है लेवोशिए, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लेवोशिए। यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे लेवोशिए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को यहां पे लेवोशिए का पूरा नाम बता देता हूं। पूरा नाम भी आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में आपको पूरा नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवोशिए, या फिर आप बोल सकते हैं एंटोनी लेवोशियर। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहां से बिलोंग करते थे ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, यानी फ्रांस के सुप्रसिद्ध रसायनज्ञ थे। ये भी आपको ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि BHC का पूरा नाम क्या है। आपसे यहां पे BHC का पूरा नाम पूछा जा रहा है। और यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005, फिर उसके बाद यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में दोबारा आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे BHC लिखा हुआ है जिसका पूरा नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आखिर ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। जो BHC है ये एक कीटाणुनाशक है, ये आपको ध्यान रखना क्या है, ये एक कीटाणुनाशक है और ये पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी इसके कई यूजेस होते हैं, तो यहां पे मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये आपसे दोबारा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 2 बार तो पहले ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो तीसरी बार भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है क्लोरीन, ऑप्शन बी दिया है DDT, ऑप्शन सी दिया है क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन डी दिया है ईथर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी DDT। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे लिखा हुआ है DDT, इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे DDT। अब इसका पूरा नाम क्या होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको DDT का पूरा नाम बता देता हूं। देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, DDT का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि DDT का पूरा नाम क्या होता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना जरूरी है कि DDT का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन से आपका 2 क्वेश्चन यहां पे बन जा रहा है। तो देखिए पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, DDT। और अभी एक क्वेश्चन ऊपर आपका आया हुआ था, यहां पे BHC का पूरा नाम आपसे पूछा गया था और मैंने आपको बताया था जो BHC है ये भी पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, DDT हो जाएगा। और DDT का पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये आपसे पूछा जा सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, या फिर आपसे ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी दिया है बर्जीलियस ने, ऑप्शन सी दिया है लुई पास्चर ने और ऑप्शन डी दिया है गेवर ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेचक के टीके का आविष्कार, या फिर आप बोल सकते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में करवा रहा हूं, अगर एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो अगर इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, आप वहां से जाकर के इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने।
अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है आयोडीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आपका दिया है ब्रोमीन और ऑप्शन डी दिया है क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्लोरीन। यानी प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। और क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पे जो ऑप्शन का फॉर्मेट है इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अब जैसे आयोडीन यहां पे लिखा हुआ, यहां पे आपको आयोडीन की जगह आई लिखा हुआ मिल सकता है क्योंकि आयोडीन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन लिखा हुआ है, फ्लोरीन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्रोमीन यहां पे लिखा है, इसको हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन आपको इस फॉर्मेट में भी लिखे हुए मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl से, ब्रोमीन को Br से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन को F से और आयोडीन को I से। ऐसे भी ऑप्शंस आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यानी क्लोरीन, जिसको हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। यानी जो केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान है, इसका ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है चीन यूनान, ऑप्शन बी दिया है मिस्र अरब, ऑप्शन सी दिया है अमेरिका इंग्लैंड और ऑप्शन डी दिया है भारत चीन। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मिस्र अरब, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो ये हुआ मिस्र अरब में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अकार्बनिक रसायन में, ऑप्शन बी दिया है वैश्लेषिक रसायन में, फिर ऑप्शन सी दिया है कार्बनिक रसायन में और ऑप्शन डी दिया है भौतिक रसायन में। देखिए रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट में, और इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है। आप वहां से जाकर थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिएगा। रसायन शास्त्र की जितनी शाखाएं हैं सभी शाखाओं के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है। अब यहां पे नियम और परिस्थिति की बात आ गई है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा भौतिक रसायन में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक रसायन में। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा भौतिक रसायन में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है जो कि प्राचीन नाम है। किसका है, ऑप्शन ए दिया है चीन का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी अमेरिका का और ऑप्शन डी दिया है मिस्र का। देखिए क्वेश्चन क्या है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है। सबसे पहले आपको यह जानना है, यह जानना जरूरी आपका है, जो केमिस्ट्री है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, केमी शब्द से हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में यहां पे पूछा गया कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है जो कि प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है, करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा
ऑप्शन डी यानी मिस्र का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई है जो कि प्राचीन नाम है मिस्र का है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और अभी ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन था कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ था, मिस्र अरब हुआ था ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई है जो कि प्राचीन नाम है किसका है, मिस्र का है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, यानी 65% से 90%, यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 65% से 90%, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए कहीं कहीं अदर ऑप्शन भी आपका दिया होता है, जैसे आपका ऑप्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। अब यहां पे ऑप्शन बी हमें दिया था 65 से 90%, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं किसी किसी बुक में ये क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जैसे आपका ऑप्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपको करना होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो अरिहंत की बुक में आपका ये क्वेश्चन दिया है वहां पे ऑप्शन में ये आपका करेक्ट हुआ है और यही आपका ऑप्शन में दिया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 65 से 90%। तो जैसे आपके ऑप्शंस दिए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपको करना होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया 18वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 20वां और ऑप्शन डी दिया है 17वां। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु क्रमांक इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो सीधे सीधे आपसे यह पूछा जा सकता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। देखिए परमाणु क्रमांक क्या है कार्बन का, ये 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 फिर इसके बाद 2p2, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने अबाउ रूल से किया। जब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, जर्नल फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद दूसरे में देखिए 2s2 और फिर 2p2, 2 और 2 मिलके 4, यानी 2,4। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। देखिए ऊपर जो है ये अबाउ नियम से मैंने किया है और ये जर्नल फॉर्म में मैंने नीचे लिखा हुआ है 2,4। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर मैंने अलग से वीडियो पहले ही बना दी है और इस वीडियो की लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा।
अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आज ही देख लीजिएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लीजिएगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बता दिया 2,4 होता है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता मतलब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। अब कैसे 4 होती है मैं आपको बता दूं। देखिए वैलेंसी निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी संयोजकता निकालने के कुछ नियम होते हैं जो कि मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। संयोजकता निकालना मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आपको वैलेंसी निकालनी नहीं आती, संयोजकता निकालनी नहीं आती, तो उस वीडियो की लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी, वीडियो की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। संयोजकता आप कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब देखिए यहां पे जो कार्बन का हमने यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2,4 मिला। अब देखिए वैलेंसी में एक रूल होता है, वो रूल मैं आपको बता दूं। यदि किसी तत्व के बाह्यतम या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक है तो वही उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। अब देखिए कार्बन का जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 ही है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। अगर यहाँ पे बाह्यतम कोश में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते, जैसे मान लीजिए 5, 6 होता, तो फिर दूसरा रूल अप्लाई होता। दूसरा रूल क्या होता है मैं आपको बता दूं। यदि किसी तत्व के बाह्यतम या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7 है, तब उस तत्व की संयोजकता क्या हो जाती है, उस तत्व की संयोजकता हो जाती है 8 में से हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जैसे मान लीजिए यहां पे बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता तो हम 8 में से 5 को घटा देते, जो 3 आता वो संयोजकता हो जाती, लेकिन ऐसा यहां पे है नहीं। तो यहां पे रूल्स भी मैंने आपको बता दिए, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं संयोजकता के बारे में तो वीडियो की लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, और कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। ये भी मैंने आपको बता दिया, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। और यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। अब देखिए इस क्वेश्चन को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। अब चारों ऑप्शन देखिए, यहां पे आपको क्या करना है, आपको यहां पे देखिए जैसे ऑप्शन ए आपका दिया है 18 लिखा हुआ है, तो आपको यहां पे उल्टा घटाना करना है। 18 लिखा है, 8 को पहले लिखिए और 8 में से 1 को घटाइए तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता। फिर इसके बाद यहां पे आपका क्या दिया है, 15वां लिखा है, 15 लिखा, उल्टा कर दीजिए, 5 में से 1 को घटाइए, आपको 4 मिलेगा। अब यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 20वां लिखा हुआ है, अब देखिए 20 लिखिए और यहाँ पे अगर आप 0 में से 2 को घटाएंगे -2, ये हो नहीं सकता। फिर इसके बाद देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ है 17वां हुआ है ना, 17 लिखिए, 17 लिखा, इसका उल्टा कर दीजिए, 7 को पहले और 7 में से 1 घटाइए तो आपको मिलेगा 6, और ये 6 क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है। तो आप इस ट्रिक को कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहे ट्रिक से याद कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको संयोजकता निकालनी नहीं आती है तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैंने आपको दे दी है। और संयोजकता से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके आए थे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में, ध्यान रखिएगा, तो पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक है
क्या लिखा है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये कार्बनिक यौगिक क्या होता है, आखिर ये कार्बनिक यौगिक है क्या, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सिंपल सी बात, क्या बताया मैंने आपको, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है, यह आपको ध्यान रखना है। और एक खास बात, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पे देखिए कहां पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में उपस्थित हैं, जहां पे उपस्थित है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में आपको लिखा हुआ मिल रहा है, यहां पे CH4, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और CH4 आपका लिखा है, तो यही आपका कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए CH4 ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये मेथेन का होता है, किसका, मेथेन, या फिर आप मीथेन बोल सकते हैं, तो इसी का केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड मैं एक वीडियो अलग से बना के दूंगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में केमिकल फॉर्मूले पूछे आते हैं, तो एक ही वीडियो में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले मैं आपको करवा दूंगा, और केमिकल नेम्स भी मैं आपको बता दूंगा सभी एलिमेंट्स के, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझिए। अगर आपसे कार्बनिक यौगिक पूछा जाए तो ऑप्शन में आपको यह चेक करना है कि कहां पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में है। तो यहां पे देखिए केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां पे साथ में थे CH और फिर यहां पे 4 लिखा हुआ था, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बता दी, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ यहां पे कि पदार्थों की पहचान एवं उनकी मात्राओं में परस्पर संबंध का अध्ययन करने वाली रसायन विज्ञान की शाखा है। 4 ऑप्शन आपका दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया औषधि रसायन, ऑप्शन बी वैश्लेषिक रसायन, ऑप्शन सी दिया है पर्यावरणीय रसायन, और ऑप्शन डी आपका दिया गया है कृषि रसायन। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वैश्लेषिक रसायन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है कि मनुष्य एवं पशुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य एवं पशुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए दिया रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी जंतु विज्ञान, ऑप्शन सी दिया खगोल विज्ञान, और ऑप्शन डी आपका यहां पे दिया गया है वनस्पति विज्ञान। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी जंतु विज्ञान, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पहले से ही पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे है कि निम्न में से जर्मनाशी है, क्या लिखा है, जर्मनाशी आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी डेटॉल, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जर्मनाशी, ये पूरा टॉपिक ही मैंने आपको अलग से पढ़ाया है इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट में। चैप्टर का थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिएगा, वीडियो की लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों, यानी जो क्लोरोबेंजीन है और डेटॉल है ये दोनों ही जर्मनाशी है। और डेटॉल का यूज तो आप लोगों ने काफी किया होगा और अभी भी आप लोग यूज करते होंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर ये दोनों यहां पे होगा, यानी क्लोरोबेंजीन डेटॉल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी ये दोनों आपका यहां पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी में दिया ए व बी दोनों, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहां पे दिया है कि निम्नलिखित में से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन ए दिया है यूरिया, ऑप्शन बी दिया है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ऑप्शन सी दिया है एनपीके खाद। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, एन लिखा है, पी लिखा है, के लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, एन से मतलब नाइट्रोजन, पी से मतलब फॉस्फोरस और के से मतलब हमारा हो जाएगा पोटेशियम। देखिए पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो देखिए यहां पे जो यहां पे एनपीके शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से पोटेशियम हो जाएगा। यही इसका मतलब हो जाएगा। जो यहां पे एनपीके खाद लिखा हुआ है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम खाद, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी निम्नलिखित में से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। तो इन सभी का यूज होता है यूरिया का, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का और एनपीके खाद यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम खाद, इनका यानी इन तीनों का यूज होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है विस्फोटकों तथा विषैली गैसों के निर्माण और उनके गुणों का अध्ययन करने वाला रसायन है, या फिर आपसे पूछा सकता है कि रसायन की शाखा है। तो चार ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन ए विस्फोटक रसायन, ऑप्शन बी युद्ध रसायन, ऑप्शन सी कृषि रसायन और ऑप्शन डी दिया गया औषधि रसायन। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा युद्ध रसायन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉर केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉर केमिस्ट्री बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि विज्ञान हो नहीं सकता, औषधि रसायन होगा नहीं। और यहां पे देखिए जो आपका विस्फोटक रसायन लिखा, तो ऐसा कोई रसायन होता नहीं है। तो युद्ध रसायन जो आपका है यानी वॉर केमिस्ट्री, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्लास्टिक, साबुन, पेंट आदि के निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोगिता का अध्ययन करने वाला रसायन है। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया नाभिकीय रसायन, ऑप्शन बी औद्योगिक रसायन, ऑप्शन सी जैव रसायन और ऑप्शन डी वैश्लेषिक रसायन। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप तुरंत बता देंगे ये सब औद्योगिक रसायन के अंतर्गत ही तो आएगा। जो प्लास्टिक है, साबुन है, पेंट है आदि के निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोगिता का अध्ययन करने वाला रसायन है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न रसायनों जैसे खाद आदि की निर्माण विधि तथा संरचना आदि का अध्ययन करने वाली शाखा है। यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया युद्ध रसायन, ऑप्शन बी कृषि रसायन, ऑप्शन सी दिया औषधीय रसायन और ऑप्शन डी जैव रसायन। तो ये तो आप तुरंत देख के बता देंगे। यहाँ पे खाद वगैरह की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा कृषि रसायन यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि रसायन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए दिया है ईथर, ऑप्शन बी सल्फाथायोजोल, ऑप्शन सी दिया है पेनिसिलिन और ऑप्शन डी दिया है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिसिलिन। ध्यान रखिएगा जो
पेनिसिलिन है ये एक प्रतिजैविक औषधि है, यानी एंटीबायोटिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए ईथर आपका दिया है। ये ईथर क्या है? ये एक निश्चेतक होती है, ध्यान रखिएगा, निश्चेतक मतलब बेहोश करने के काम आती है, ठीक है। और इसके अलावा एक निश्चेतक होती है क्लोरोफॉर्म, उसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है सल्फाथायोजोल, तो सल्फाथायोजोल ये एक सल्फा ड्रग्स है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दिया है क्या? क्लोरोबेंजीन, तो ये एक जर्मनाशी है, ये आपको ध्यान रखना। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक्स है, तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा पेनिसिलिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेडिसिन से रिलेटेड एक टॉपिक आपका अलग से दिया गया, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहां क्वेश्चन आया था तो मैंने बता दिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन ये आपका है। तो क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि गुणात्मक प्रेक्षण में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए दिया है रंग, ऑप्शन बी गंध, ऑप्शन सी दिया है स्वाद और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखिए यहां पे गुण की बात हो रही है, गुणात्मक प्रेक्षण की बात हो रही है, तो गुणात्मक प्रेक्षण में ये सभी शामिल होते हैं, रंग भी, गंध भी, स्वाद भी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और जो इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है उसको भी पढ़ लीजिएगा, वहां पे मैंने बीच बीच में कई क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो वहां भी आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी आज की इस वीडियो में जो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 था केमिस्ट्री का, वो क्या हो गया? कंप्लीटली फिनिश हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप लोगों की अगली क्लास कब होगी? देखिए अगली क्लास आप लोगों की होगी 10 नवंबर को। कब होगी? कल आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी, अगली क्लास होगी 10 नवंबर को और मैं आपको केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद वाला। तो एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। देखिए आज और कल इस चैप्टर को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 10 नवंबर को, दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।